चलिए 68 तक मैंने होमवर्क दिया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 68 सम ऑफ यू माइट हैव सॉल्व, तो देखते हैं किसने सॉल्व किया होगा। लेकिन फिर भी 68 ऐसा क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन ज़रूरी है, तो इसके वीडियो लेक्चर्स में इसको कवर कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68, और हम देखा जाए तो हम टेक्स्ट बुक के रेफरेंस से देखें तो वो है इलस्ट्रेशन 19। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द सिंगिंग टैलेंट ऑफ 5 singers A, B, C, D and E was judged by 2 judges in a singing competition. The ranks assigned to 5 singers are as follows. देखो यहाँ डेटा का प्रेजेंटेशन अलग तरीके से। रैंक 1 जो है वो जज 1 ने C को दिया है और जज 2 ने B को दिया है। पहले क्या करते थे, सिंगर्स देते थे ABCD, जज 1 की रैंक्स देते थे। अब यहाँ पर जज 1 ने किसको रैंक 1 दिया है, किसको रैंक 2 दिया है। जैसे रैंक 2 जो है इज एलोटेड बाय जज 1 टू A एंड बाय जज 2 टू C, ऐसा इसका आप इंटरप्रिटेशन करो। रैंक 3 इज एलोटेड बाय जज 1 टू B एंड बाय जज 2 टू D, उस हिसाब से पूरा डेटा दिया हुआ है। फाइंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन डिसीजन ऑफ द 2 जजेस फ्रॉम द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जितना रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, मतलब 1 के करीब होगा पॉजिटिवली, तो आप बोल के चलो कि सिमिलैरिटी है, और जितना वो नेगेटिव होगा और -1 के करीब होगा उतनी डिसिमिलैरिटी ज़्यादा है, ऐसा मान के चलेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखो पहले क्या करते थे, आप यहाँ पर सिंगर या कंपनी ऐसा लिखा था, कितने सिंगर या कितनी कंपनी, यहाँ सिंगर्स है तो A, B, C, D, E। फिर जज 1 का रैंक जो है, रैंक बाय जज 1, इसको हम बोलते हैं RX, और रैंक बाय जज 2 इसको हम बोलेंगे RY। तो ABCD RX और RY की वैल्यूज इस पैटर्न में नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन का स्टाइल थोड़ा अलग है। क्या है देखते हैं। जैसे कि रैंक 1 इज एलोटेड टू C बाय जज 1 एंड टू B बाय जज 2, तो जज 1 ने रैंक 1 C को दिया हुआ है तो C के अगेंस्ट में 1 लिखूंगा, और जज 2 ने रैंक 1 B को दिया है तो यहां मैं रैंक 1 लिखूंगा। मतलब जज 1 को C को रैंक 1 दिया है और जज 2 ने B को रैंक 1 दिया हुआ है। फिर रैंक 2 किसके बीच में है, A और C को है। जज 1 के लिए रैंक 2 A को है और जज 2 ने रैंक 2 दिया है C को। उसके बाद 3 कहां पर होगा, B और D में, तो यहां 3B में होगा और यहां 3D में होगा। उसके बाद रैंक 4E A, तो ये रैंक 4E और A, मतलब यहां भी रैंक 4। और उसके बाद रैंक 5 जज 1 के लिए D में और जज 2 के लिए E में। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन टेबल जो है उसको मैंने एडजस्ट करके ये नया टेबल बना दिया। अब इसके आगे का काम बहुत ही सिंपल है, जो आप सबको मालूम है क्या करना है। सर अभी तो हम करेंगे D, RX और RY आ गए। D का मतलब RX माइनस RY, 2 - 4 -2, 3 - 1 2, 1 - 2 -1, 5 - 3 2 एंड 4 - 5 -1। और D स्क्वायर करेंगे तो 4 4 1 4 1। D स्क्वायर का टोटल कितना होगा, 12 + 2, मतलब ये मिला के 14। चलिए इसके आगे क्या करना है, यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर पॉज लेके ये पूरा काम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप अपना आंसर वेरीफाई कर लो। रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन R = 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n × n² - 1
1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 14 है अपॉन n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, ये 5 है तो 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 24 इंटू 5 ये 120 होगा, 6 इंटू 14 84। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनल आंसर आएगा 0.3। ओके अच्छा, अभी केस 1 के हिसाब से मतलब रैंक्स में कोई टाई नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। याद करो जो हमने रैंक कोरिलेशन शुरू किया था तब हमने 2 केस है ऐसा डिस्कस किया था। केस 1 में लिखा था कि देयर इज नो टाई, और केस 2 है देयर इज टाई बिटवीन द रैंक्स। रैंक में टाई हो तो क्या करेंगे, जब टाई होती है तो हमें एक करेक्शन फैक्टर का यूज करना है, ठीक है। और कैसे किया जाता है करेक्शन फैक्टर का यूज, करेक्शन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टाई हो तो रैंक अलॉटमेंट कैसे होती है, ये सब चीज आपको ध्यान से समझनी है और उसको समझने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा। तो पूरा ध्यान से ये क्वेश्चन देखो। हम जो क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 72। तो टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो इलस्ट्रेशन 23 है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ उसको पढ़ते हैं। क्या है देखो, एन एजेंसी मार्केटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ एलईडी फिटिंग्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड about the sales and profit of different electric companies. Find rank correlation coefficient between the sales in 1000 units and profits in lakh rupees. Sales and profits are given. So अभी हम मान लेते हैं कि let x equals to sales 1000 units and y equals to profit in lakhs of rupees। तो x सीरीज और y सीरीज जो दी है वो हमने प्रेजेंट कर दी। वैल्यूज क्या है आप क्वेश्चन के साथ वेरीफाई भी कर सकते हो। 25, 58, 215, 72, 58, 25, 90, 162। y सीरीज में है 65, 140, 500, 115, 65, 65, 220, 340। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बोलूं कि वो जो केस 1 केस 2 का जो नोट लिखा था वो आप अपने पास वो ऑन हैंड रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके साथ रेफरेंस भी मैं देने वाला हूँ। ओके, तो वो आप अपने पास रखिएगा। देखो सबसे पहले क्या है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज है तो मुझे सबसे पहले आर एक्स और आर वाई मतलब रैंक क्या है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आर एक्स और आर वाई, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर जो है उसको मैं रैंक 1 दूंगा। कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, तो आप बोल सकते हो सर 215 को हम रैंक 1 देते हैं। 215 के बाद क्या आ रहा है, ये 162, तो इसको हम रैंक 2 बोल देते हैं। 162 से कम क्या है, तो पूरे डेटा में 90 है, थर्ड रैंक पर 90 आएगा। 90 के बाद देखा जाए तो 90 के बाद 72, उसको हम बोलेंगे रैंक 4। अब ध्यान से देखिएगा, 72 के बाद आएगा 58, लेकिन 58 यहां पर भी है और यहां पर 2 58 है। इसका मतलब रैंक 4 के बाद रैंक 5 और रैंक 6 के बीच में टाई है। टाई किसके बीच में है, 58 58 2 है, मतलब रैंक 5 और रैंक 6 के बीच में टाई है। जहां टाई होती है वहां एवरेज रैंक अलॉट करते हैं। तो एवरेज रैंक मतलब 5th रैंक और 6th रैंक के बीच में टाई है, तो एवरेज क्या होगा 5 + 6 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 5.5। तो ये 58 को आप बोल दो 5.5 और ये 58 को भी बोल दो 5.5, मतलब 5th और 6th ये 2 रैंक के बीच टाई है तो उनका एवरेज रैंक अलॉट कर दिया। अब 7th रैंक देना है, किसको देना है 7th रैंक 25, लेकिन वहां पर भी टाई है, किसके बीच में 7 और 8 के बीच में, तो उसका एवरेज रैंक 7 + 8 डिवाइड बाई 2 वो हो जाएगा 7.5।
तो ये दोनों को 7.5 रैंक अलॉट कर दिया। देखो रैंक अलॉटमेंट में टाई हो तो क्या करना है, एवरेज रैंक अलॉट करनी है। जो रैंक के बीच टाई है, जैसे यहाँ 5th और 6th के बीच में टाई है तो 5th और 6th का एवरेज रैंक 5.5, 7 और 8 के बीच में टाई है तो एवरेज रैंक 7.5। जहां पर टाई है वहां एवरेज रैंक अलॉट करनी है। तो रैंक अलॉटमेंट में थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस के बीच। चलो अब ये एवरेज रैंक अलॉटमेंट समझ में आ गया है तो आर वाई आप खुद जज कर पाओगे। चलिए मेरे साथ देखो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 500, उसको हम बोल देते हैं रैंक 1। उसके बाद 340 ये हुआ रैंक 2, उसके बाद 220 ये हुआ रैंक 3, 220 के बाद 140 ये हुआ रैंक 4, 140 के बाद 115 ये हुआ रैंक 5, और उसके बाद 65 है रैंक 6, ये भी 65 ये भी 65। इसका मतलब 5th के बाद 6th 7th और 8 ये 3 रैंक में टाई है। 6 + 7 + 8 और एवरेज है तो 3 के बीच चाहिए तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा और इसका मतलब होता है 7। कितनी रैंक है, 3 रैंक है, 3 रैंक के भी तो 3 का एवरेज ले रहे हैं तो 3 फिगर्स है तो सिग्मा x/n आपको मालूम है कि नंबर ऑफ आइटम्स के डिवाइड करेंगे। 6 + 7 + 8 3 आइटम है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज रैंक 7 हुआ तो ये सबको 7 अलॉट कर दो। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम टाई के साथ डील करेंगे तो रैंक अलॉटमेंट में क्या ध्यान रखना है, जहां पर जो रैंक्स के बीच टाई है वो रैंक्स को एवरेज रैंक अलॉट करनी है। उसके बाद का प्रोसीजर जो पहले करते थे वही करेंगे। पहले D मतलब RX minus RY, 7.5 - 7 it will be 0.5, 5.5 - 4 it will be 1.5, 1 - 1 0, 4 - 5 -1, 5.5 - 7 will be -1.5, 7.5 - 7 is 0.5, 3 - 3 0, 2 - 2 0। अच्छा ये D का टोटल तो 0 होगा वो मालूम है, एज सच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। हम क्या करेंगे D²। चलिए 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0² 0, 1, 2.25, 0.25, 0 and 0। अच्छा इसका मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल हो रहा है 6। अच्छा अभी हमारा टारगेट क्या है सर, हमारा टारगेट है, रिक्वायरमेंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अच्छा जब मुझे रैंक कोरिलेशन निकालना है और केस 2 है, मतलब यहां पर फॉर्मूला मॉडिफाई होगी, करेक्शन फैक्टर का यूज करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले 1 - 6 इंटू सिग्मा D² प्लस करेक्शन फैक्टर डिवाइड बाय n इंटू n² - 1। सर ये करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे? करेक्शन फैक्टर का मतलब है, करेक्शन फैक्टर का मतलब है सिग्मा m³ - m/12। तो ये m क्या है, तो इसके लिए एक वर्किंग करते हैं। m का मतलब है, मैंने बताया था कि आप वो केस जो लिखा हुआ है, जो सबसे पहले नोट्स लिखी थी वो अपने पास रखो और वो ध्यान से देखो। m में मैंने लिखा होगा m इज नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व in each case of tie, in each case of tie, टाई के हर केस में कितनी आइटम्स इन्वॉल्व है। ये पूरे क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टाई के 3 केस बने थे,
एक्स सीरीज में दो केस थे, एक केस था वो 58 वाला और दूसरा केस था 25 वाला। तो एक्स सीरीज में टाई के दो केस है, एक केस 58 वाला और एक केस 25 वाला, और वाई सीरीज में टाई का सिर्फ एक ही केस है जो लास्ट में आया था 65 वाला। तो हमारे पास टाई के तीन केस हुए। फर्स्ट केस हम लेते हैं, सपोज एक्स सीरीज के दो केस में एक केस था 58 वाला, तो फर्स्ट केस में आप बोल सकते हो कि कितनी आइटम इन्वॉल्व थी, तो 58 मतलब दो आइटम इन्वॉल्व थी, तो m का मतलब होगा 2। दूसरे केस में 25 वो भी दो आइटम इन्वॉल्व थी, तो फिर भी m का मतलब हुआ 2। केस 1 में m 2 होगा, केस 2 में m 2 होगा, और केस 3 y सीरीज का होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ आइटम इन्वॉल्व थी 3। हर केस में जितनी आइटम, जैसे कि मैं बोलूं कि ये आपका केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है। केस 1 मतलब 58 वाला जिसमें दो आइटम इन्वॉल्व थी, 58 दो बार थे। केस 2 मतलब 25 वाला केस जिसमें 25 दो बार थे, और केस 3 मतलब 65 वाई सीरीज का, उसमें तीन आइटम, क्योंकि 65 तीन बार थे। तो रिपीटेशन जितनी बार हो रहा है वो आपके केस के हिसाब से नंबर ऑफ आइटम्स हो गई। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व इन ईच केस ऑफ टाई इज m। अब m मतलब समझ में आ गया है, तो m³ माइनस m/12 का एक अलग से कॉलम बना सकते हैं। m का मतलब 2 है, तो क्या होगा 2³ माइनस 2, यू नो 2³ इज 8 माइनस 2 becomes 6, एंड 6/12 मतलब हाफ, इसको मैं बोलूंगा 0.5। फिर से 2 लेते हैं तो सेम प्रोसीजर, 2³ माइनस 2, ये भी 0.5 होगा। 3 हो तो 3³ 27 माइनस 3 24 डिवाइड बाई 12 24/12, तो ये हो जाएगा 2। तो और अब ये सबका मैं टोटल करूं, क्या होगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये 3 क्या होगा, 3 इज योर करेक्शन फैक्टर, क्योंकि यही है m³ माइनस m/12 का टोटल। एज यू नो करेक्शन फैक्टर इज सिग्मा m³ माइनस m/12, तो ये 3 करेक्शन फैक्टर है। अब मुझे काम मेरा खत्म नहीं हो, ये तो वर्किंग है। अब यहां पर मुझे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या वैल्यूज है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा d² है 6, तो यहां पर मैं रखूंगा 6, प्लस करेक्शन फैक्टर है 3, तो वहां पर रख देंगे 3, और डिवाइड बाय n कितने हैं, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, टोटल 8 आइटम्स है, तो 8 इंटू 8² माइनस 1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर आप करते रहो, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लिया आपने, देख लो 6 प्लस 3 9 इंटू 6 54, और इसका वैल्यू है 504। 54/504 की जो वैल्यू आएगी वो 1 में से माइनस करना है, तब आपको मिलेगा 0.89। तो पूरा कैलकुलेशन खत्म हुआ। फिर से एक बार आप ये क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्या करते थे, आपको एक्स सीरीज और वाई सीरीज देंगे, आपको RX और RY पहले निकालना है। RX RY निकालते वक्त शायद ऐसा हो कि टाई है, तो रैंक अलॉटमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। जब टाई होगी तो हम एवरेज रैंक अलॉट करेंगे, जो रैंक्स के बीच में टाई है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि 58 में 5 और 6 के बीच में टाई है, तो एवरेज 5.5। 25 के लिए 7 और 8 में टाई है, तो हमने 7.5 लिया। RY में लास्टली जो हमारा 65 था, उसी में हमारे को टाई मिली थी, तो 6, 7 और 8 ये 3 रैंक में टाई थी, तो उनका एवरेज 7 हमने दिया। तो जब भी टाई हो तो एवरेज रैंक अलॉट करना है। बाकी का प्रोसीजर उस हिसाब से ही करेंगे जो हम केस 1 में करते थे। उसके बाद
केस 2 में फॉर्मूला भी थोड़ा मॉडिफाई होता है और फॉर्मूला में करेक्शन फैक्टर आ जाता है। वो करेक्शन फैक्टर का सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर का मतलब होता है समेशन ऑफ m³ माइनस m/12। तो ये m क्या है और ये सब कैसे निकालेंगे? m का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व इन ईच केस ऑफ टाई। ईच केस ऑफ टाई, तो एक्स सीरीज में 2 केस थे और केस 1 में 2 आइटम इन्वॉल्व थी, केस 2 में भी 2 आइटम इन्वॉल्व थी। तो m का वैल्यू एक केस के लिए 2, दूसरे केस के लिए 2 और तीसरा केस जो y सीरीज में था उसमें नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व 3 थी, तो वहां पर 3, तो m की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। जितने केस उतनी वैल्यूज होगी, 2, 2, 3। अब m³ माइनस m/12 मैं सॉल्व करूं तो 2³ माइनस 2/12.5, सेम वे 2³ माइनस 2/12.5 एंड 3³ माइनस 3/12 2, और ये सबका टोटल करेक्शन फैक्टर है। अब फॉर्मूला थोड़ी मॉडिफाई हो गई है तो करेक्शन फैक्टर को भी फॉर्मूला में डालना पड़ेगा और उस हिसाब से हमने फॉर्मूला में फिगर रखेंगे और प्रॉपरली सोल्व करेंगे, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, अच्छा एक और चीज, अभी आप लोग क्या करोगे? बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन मैं आपको बोल रहा हूं आपके लिए होमवर्क होंगे 70 से लेके 73 तक। होमवर्क क्या होगा भाई? 70 टू 73। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सो वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन ओवर हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।